जी हाँ, एक तो सबसे पहले तो कोई भी किरदार जब हमारा स्क्रीन के सामने आता है तो पहले उसका फिजिकल अपीयरेंस आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो जब बात करने लगता है तो उसकी जबान से, उसके बिहेवियर से वो किरदार और खुलता जाता है। लेकिन अब इस फिल्म में प्रॉब्लम ये थी कि हर एक को इतना कम समय था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं हर किरदार को इतना समय दूं कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। तो मैं ऐसा किरदार, हमने सोचा कि ये किरदार सामने आते ही कुछ प्रतिमाएं तो सामने आ जानी चाहिए आपकी। तो उस प्रतिमा में जैसे मुझे लगा कि बिहार से आया हुआ एक बेरोजगार युवक, तो मुझे लगा कि ये खड़े हो जाएंगे तो आधी बैटरी तो मैं वही जीत जाऊंगा कि मुझे लगेगा कि यस, बिकॉज ही कैन लुक दैट वे, ही कैन चेंज हिमसेल्फ दैट वे। मैंने इनकी काफी फिल्में देखी है, इनकी मैंने अंडर ट्रायल देखी थी, तो ऐसा लगा था कि ये जेल का आदमी है। तो वो किरदार को लाने की क्षमता होनी चाहिए उसमें कैरेक्टर को, तो इसलिए इनको चुना। इसके लिए जो एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की चाहिए थी हमके, कि जो अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ भी खड़ी हो जाती अपने राइट्स के लिए एक मुकाम पर आकर के। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी कि जिसके फेस पे ही वो स्ट्रेंथ हो। मुझे खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेंथ वाला फेस, कि जो देखते ही लगे कि बहुत सबल लड़की है, या ऐसे वैसे मानने वाली लड़की नहीं है। तो क्या है कि आप, तो मेरे लिए एक लेंथ बच जाती है जो मेरे पास थी नहीं देने के लिए। तो उस हिसाब से सारे ही किरदार, जैसे अतुल कुलकर्णी ने रोल किया है फ्रस्ट्रेटेड नक्सलाइट का, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, नक्सलवादी मूवमेंट में था और वहां से सारा कुछ सच्चाई देख करके वापस आ गया है। तो वो देखते ही लगने लगता है, क्योंकि लिटरेट आदमी है, और जब मुंह खोलता है पता चलता है तो यू गेट कन्विंस्ड कि यस, अरे ये तो लगता ही वैसा है। सीमा विश्वास ने बर्तन मांजने वाली औरत का रोल किया है, जो एक पहले गांव में थी, जिसके पास जमीन वगैरह थी, लेकिन डिस्प्लेस हो गई, जमीन छीनी गई, और अब लोग शहर में आकर के, जैसा आपने कहा आप एक लिस्ट लेकर बैठे थे, आप किरदारों को देखते जा रहे थे और इसमें कौन कहाँ, क्योंकि सब पर नजर है, आपकी फिल्मों के जरिए सबका काम देख रहे हैं, कौन कहाँ फिट बैठेगा। अभी तक जितनी बातचीत हुई स्माइली, उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि फिल्म में कोई हीरो हीरोइन नहीं, किरदार है, कोई ना हीरो है ना हीरोइन। मतलब आप फिल्म में हीरोइन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फिल्म का हीरो हीरोइन स्क्रिप्ट है, बिल्कुल, और कुछ नहीं। इसमें कोई सारे हीरो है, सारे हीरोइन है, सारे राम है, सारे रावण है। और सिचुएशन अपने आप को डिसाइड करती है कि कौन क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। सबसे एक बहुत बड़ी बात अच्छी आपने पूछी कि जब ये रोल हमें सुनाया था तो हमें उस समय ये उम्मीद नहीं थी कि जिस समय का आज के कॉमर्शियल सिनेमा में आज आप पूरे देश ने जिस तरीके से प्यार दिया है, और जिस उसमें कंप्लीट कॉमर्शियल फिल्मों के अपन एक्टर हैं, और पूरा सब लोग एक राजपाल सीरियस करे, मैं माधुरी दीक्षित में हुआ तो बहुत आशीर्वाद मिला, सबको अच्छा लगे, लेकिन राजपाल शैतानियां करे तो सबको और अच्छा लगता है, जिसमें चुलबुलापन, जिसमें कॉमेडी, जिसमें एंटरटेनमेंट, वो भी ऐसे माहौल में अगर जस्ट ऑपोजिट, जिसमें ना हाथ पैरों का काम है, ना एक्शन का रिएक्शन का काम है, सिर्फ सोच का काम है, और वो राजपाल पे उस समय रिस्क लेना हमें लगता है थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। लेकिन मैं यही बोला कि आपने हमें कैसे बुलाया इस कैरेक्टर में, कहीं लोग ये ना सोचे कि राजपाल इसमें है तो कुछ एंटरटेन करके जाएगा। तो बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया कि आप एंटरटेनर हो और आप किसी भी कैरेक्टर में एंटरटेन पैदा। ये आपने एक अच्छी बात कही, मतलब मुझे अगला सवाल दिया आपने। आपको देखकर या फिर आपके अपीयरेंस के साथ दर्शक उम्मीद करते हैं कि इसमें एंटरटेनमेंट अलग किस्म का होगा, इसमें कॉमेडी होगा। ये क्यों चस्पा हो गया? ये आपको क्या लगता है, ऐसा दर्शकों ने कुछ किरदार देखे इसलिए हो गया, आप खुद ऐसा नहीं चाहते थे लेकिन ऐसा इंप्रेशन गया, ये क्या है? ये नहीं, देखिए अब एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम होता है हर चीज का, जो परंपराएं चल रही। अब जैसे पहले एक हीरो है और एक विलेन है, अब वो पूरी जिंदगी जिस फिल्म में आएगा तो वो निगेटिव रोल ही करेगा। करेक्ट। पहले अच्छे रोल, बहुत अच्छे कलाकारों ने उसमें, जिसमें माननीय अमरीश पुरी जी हैं, माननीय प्राण साहब हैं, जो सब उस सेटअप के अपने दा लोग थे। लेकिन और फिर अब अगर कॉमेडियन की लिस्ट लो तो आप, लेकिन 2000 के बाद ये सब कुछ सेटअप गायब है। अब कोई कॉमेडियन नहीं है, कोई हीरो नहीं है, कोई विलेन नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है। अभी एक स्क्रिप्ट हीरो हीरोइन है, और उसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो परफॉर्मर हैं और एंटरटेनर हैं, और वो फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बन रही है, जिसमें हमें बड़ा मजा आता है कि जब हम सब लोग
ऐसा कभी लगता ही नहीं कि हम लोग एक इस तरीके से, ऐसा लगता है कुछ कैरेक्टर काम कर रहे हैं और एक स्क्रिप्ट को सजा रहे हैं। आपने एक अच्छी बात कही, और ये बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आजकल ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई हीरो, कोई हीरोइन, कुछ स्क्रिप्ट की वजह से वो फिल्में बिक रही हैं। लेकिन फिर भी चंद्रा साहब, ये सवाल आपसे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को मुझे लगता है आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, बहुत लंबा समय आपने यहाँ पर दिया और काफी सक्सेसफुल समय आपने दिया है। अभी भी फिल्में नामों पर बिकती हैं, कई बड़े नाम, मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा किसी का, कई बड़े नाम हैं जिन पर कि ये हीरो है, फलाने हीरो की वजह। आपको लगता है वो सिनेमा अब एक बहुत छोटी जगह पर बचा है और जिस सिनेमा की बात राजपाल जी कर रहे हैं वो सिनेमा का दायरा अब बढ़ रहा है, या धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा जो नामों से अभी फिल्में बिक रही हैं? नहीं, वो दायरा कभी भी खत्म नहीं होगा। हमेशा दो तरह की फिल्में तो रहेंगी कि एक जो लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट करने वाली है, जिसमें एक्स्ट्रावैगेंजा, पैसे की लूट और गाने और वो, और एक ये इस तरह का रियलिस्टिक सिनेमा जिसमें बहुत अच्छे सेंसिटिव इश्यूज हैंडल होते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग मिलेगा, ये तो रहेगा। लेकिन वो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन वो कम होता जाएगा और कम हो रहा है, क्योंकि अभी हीरोज बहुत, जो बड़े हीरोज हैं वो बहुत बड़े कॉन्शियस हो गए, तो अभी साल भर में एक फिल्म करते हैं, बिकने वाले हीरो 4 या 5 है, तो आप समझिए कि वो दायरा एकदम सिमट करके जितना पहले था उससे आधे से भी कम रह गया, इसलिए ये फिल्मों के लिए ज्यादा स्कोप बन गया है। चलिए, आखिरी कमेंट आप तीनों से चाहूंगा एक एक करके। पहले इस्माइली, आप क्यों फिल्म देखने जाए, हम जब ये फिल्म रिलीज होगी उसके बाद क्यों दर्शक देखने जाए? क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद बहुत लोग ना सिर्फ ये एक पेट्रियोटिक फिल्म है, लेकिन ये आपको अब सोचने पे मजबूर कर देती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सोचती है। आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे साथ हो रहा है, आपको ये झंझोड़ देती है। एक चीज तो 100% है कि फिल्म हमने एज एन एक्टर काम किया है और हम कभी भी, हम हमेशा ऑडियंस के रिस्पांस का मतलब, अगर जो गलत है वो बुरा है सब हमारा, अच्छा है वो सब ऑडियंस का। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद एक बार आपको एज ए ह्यूमन बीइंग जरूर एक नोट पर खड़ा करती है कि काहे के लिए सब छोड़ो ना, आप एक कम से कम थोड़े दिन जिंदगी बचे हैं वो चलो मिलवा के, और एक दूसरे के पेट बिलात ना रखे, एक दूसरे को मिला के, और चाहे मुसीबत में, चाहे अच्छाई में, चाहे बुराई में, लेकिन वी हैव टू लिव। आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें, क्यों फिल्म को देखने जाए? एक तो क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद यू विल बी प्राउड इंडियन, यू विल फील दैट, यू विल बी प्राउड दैट यू आर एन इंडियन। वो इसलिए कि पूरी फिल्म में इतने सारे इश्यूज, इतने सारे ये कि हम दलितों के बारे में क्या बात करते हैं, हम मुसलमानों के बारे में बात क्या करते हैं, हम बिहारियों के बारे में क्या, ये सारा होने के बावजूद जब असली इंडियन बाहर आता है वो ऐसा है कि जब कैलामिटी आती है, जब मुंबई में बाढ़ आती है, मुंबई में ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर भी हो जाता है, तब एक आदमी जब फंसा होता है तो हर इंडियन ये नहीं सोचता कि ये बिहारी है, ये दलित है, ये लड़की है, या ये कौन है। क्षेत्रवाद, धर्म, ये सारी चीजें बहुत सतही हो जाती हैं, बहुत निचले स्तर की हो जाती है। वहाँ पर उसकी इंसानियत जो है ना वो ऊपर आती है, इंसानियत के साथ साथ भारतीयता जो है वो कंसेप्ट वो आती है, और वो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा लेती है। चलिए, फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप तीनों को बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, उम्मीद करते हैं फिल्म अच्छी चले। बहुत शुक्रिया इस्माइली आपका बातचीत के, चंद्रा साहब आपका, और राजपाल जी बहुत शुक्रिया आपका। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये मेरा इंडिया फिल्म में कुछ अलग तरीके से एक इस बातचीत में जो एक बात समझ में आई, और वाकई अब देखने को मिल रहा है कि सिनेमा बदल रहा है। फिल्म में न कोई हीरो होता है, न कोई हीरोइन होती है, बल्कि फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म की कहानी, फिल्म के किरदार अपने आप में हीरो हीरोइन होते हैं। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।